नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए अपना रवैया नरम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमने भारत को खो दिया है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताते हुए भारत और अमेरिका के संबंधों को विशेष बताया। I don't think we have. I've been very disappointed that India would be buying so much oil, as you know, from Russia, and I let them know that. We put a very big tariff on India, 50% tariff, very high tariff. I get along very well with Modi, as you know. He's great. He was here a couple of months ago. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. We just have moments on occasion. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस ताजा रुख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की मैं गहराई से सराहना करता हूं। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। डॉलर के मुकाबले रुपया नए निचले स्तर पर आ गया है। डीलर्स ने कहा कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली अमेरिकी टैरिफ की चिंता से रुपए पर दबाव बना हुआ है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर की बिकवाली पर विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में हस्तक्षेप किया, जिससे गिरावट पर थोड़ी लगाम लगी। रुपया 0.13% की गिरावट के साथ 88.26 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये गिरकर 88.37 रुपये प्रति डॉलर तक आ गया था। इस साल रुपए का प्रदर्शन सभी एशियाई करेंसीज में सबसे खराब रहा है। इस साल अभी तक रुपए में करीब 3% की नरमी आई है। अमेरिका में अतिरिक्त टैरिफ के डर से विदेशी पूंजी की निकासी हुई, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा। सरकारी बैंकों ने डॉलर की बिकवाली की, जिससे अंतिम घंटे में रुपया अपने नुकसान की थोड़ी भरपाई कर पाया। अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाले वेदांता ग्रुप ने दिवालिया कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की दौड़ में सबसे ज्यादा बोली लगाकर अडानी ग्रुप को पछाड़ दिया है। ऋणदाताओं की ओर से आयोजित नीलामी में वेदांता ग्रुप ने 17,000 करोड़ रुपए की पेशकश की। ये बोली 12,505 करोड़ रुपए के शुद्ध वर्तमान मूल्य के साथ इस संकटग्रस्त कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी समाधान योजना है। जेपी के ऋणदाताओं ने 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के दावे किए हैं, मगर उन्हें वेदांता की समाधान योजना के तहत करीब 71% की कटौती करनी पड़ेगी। नीलामी में वेदांता और अडानी ने ही एक्टिव तौर पर भाग लिया। इस प्रक्रिया के लिए डालमिया भारत ग्रुप, जिंदल पावर लिमिटेड और पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड जैसे दावेदारों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन इन कंपनियों ने आखिरी दौर में बोली जमा न कराने का विकल्प चुना, जिसकी शुरुआत 12,000 करोड़ रुपए के साथ हुई थी। जीएसटी की दरों में कटौती से कीमतों का दबाव कम होने की उम्मीद है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश बन सकती है। अर्थशास्त्रियों ने ये संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि अगर टैक्स कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को दिया जाता है तो समग्र खुदरा मुद्रास्फीति 12 महीनों के दौरान 60 से 80 बेस अंकों तक घट सकती है। अगस्त में मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान रिजर्व बैंक ने कहा था कि 2026 की चौथी तिमाही के दौरान औसत मुद्रास्फीति 4.4% रहने, जबकि अगले फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में 4.9% रहने का अनुमान है। जनवरी से मुद्रास्फीति बढ़ने का अनुमान है, इसलिए दरों में कटौती की सीमित गुंजाइश मानी गई। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में इकोनॉमिक्स रिसर्च के भारत प्रमुख अनुभूति सहाय ने कहा कि जीएसटी कटौती का ज्यादा लाभ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स को होगा और खुदरा मुद्रास्फीति में इसका भार ज्यादा है। इसलिए समग्र मुद्रास्फीति में साल भर के दौरान 60 से 65 बेस अंकों की गिरावट आ सकती है। आरबीआई ने 2025-26 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति 3.1% रहने का अनुमान लगाया है। भारत से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों,
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संगठनों और सेमीकंडक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों का एक दल अगले सप्ताह ताइवान की यात्रा पर जा रहा है। इस यात्रा का मकसद विभिन्न देशों में सहयोग की संभावनाएं तलाशना है। ये यात्रा सेमिकॉन इंडिया 2025 के तुरंत बाद हो रही है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अगले बड़े डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया है। जब ताइपे में भारतीय प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए जाएगा, उसी दौरान सेमिकॉन ताइवान 2025 भी चल रहा होगा। माना जा रहा है कि इसमें ताइवानी सेमीकंडक्टर चिप फाउंड्री द्वारा भारत में कारखाना लगाने की संभावनाओं पर भी विचार होगा। ताइवान दुनिया भर में कई इंडस्ट्रीज में उपयोग होने वाले चिप्स के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। बदलती जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती है। सरकार की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण की रूपरेखा को आखिरी रूप देने के बीच हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ISM फेज 2 के लिए कुल खर्च लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है, जिसे वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। भारत पर रशिया से क्रूड ऑयल न खरीदने के लिए अमेरिका तरह तरह से दबाव बना रहा है। इस दबाव को और बढ़ाते हुए अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने भारत को चेतावनी दी कि वो रूस और चीन के बीच ब्रिज का काम करना बंद कर दे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत या तो ब्रिक्स से बाहर निकल जाए और रूस से तेल खरीदना बंद करे या 50% टैरिफ का भुगतान करता रहे। ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में लटनिक ने कहा कि भारत को अमेरिका, अमेरिकी डॉलर और अपने सबसे बड़े कंज्यूमर बेस अमेरिकी उपभोक्ताओं का समर्थन करना होगा, वरना उस पर 50% टैरिफ जारी रहेगा। लटनिक ये भी बोले कि देखते हैं ये कब तक चलता है। उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि भारत 1 या 2 महीनों में अमेरिका के पास आ जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगेगा और व्यापार समझौते के लिए कहेगा। इससे कुछ ही घंटे पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस चीन के धोखे में आ गए हैं, वे सबसे गहरे अंधेरे में खो गए हैं। इस पोस्ट के बाद अपने कमेंट के साथ उन्होंने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन बैठक के दौरान तीनों देशों के नेताओं की एक तस्वीर भी शेयर की। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि कौन सा सोर्स हमारे लिए सबसे अच्छा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अधिकांश विदेशी मुद्रा क्रूड ऑयल खरीदने पर खर्च करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिवालिया रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला डिक्लेयर किया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसे बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 सितंबर को एक पत्र मिला, जिसमें कंपनी और उसके प्रवर्तक अनिल अंबानी के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला कैटेगराइज करने के फैसले की जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी को 1600 करोड़ रुपए और 862 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। ऋणदाताओं के पत्र के अनुसार कुल 2462 करोड़ रुपए में से 28 अगस्त तक 1656 करोड़ रुपए बकाया थे। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने कहा कि इस खाते को 5 जून 2017 से NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस कॉरपोरेट दिवाला समाधान कार्रवाई से गुजर रही है और उसे कंपनी को अपने नियंत्रण में लेने और अपनी देनदारियों को चुकाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश है। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई 12 साल से भी ज्यादा पुराने मामलों से संबंधित है। DGCA एयरक्राफ्ट्स के इंपोर्ट संबंधी नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अब एयरलाइंस को 20 साल पुराने विमानों की आयात की अनुमति होगी। अभी 18 साल तक पुराने विमानों को ही कुछ शर्तों के साथ भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है। DGCA ने नागर विमानन प्रावधानों में संशोधन का मसौदा जारी किया। इसमें यात्री विमानों की अधिकतम आयु सीमा 18 से बढ़ाकर 20 साल और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों के लिए 20 से बढ़ाकर 25 साल करने का प्रस्ताव है। इस मसौदे के मुताबिक यात्री सेवाओं और सामान्य विमान संचालन के लिए इंपोर्ट किए जाने वाले विमान 20 साल से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि ऐसे विमानों के डिजाइन एज का 65% से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ हो। देश में अभी पट्टे पर लिए गए 800 से ज्यादा विमान परिचालन में हैं। भारतीय एयरलाइंस अपने बेड़े का तेजी से विस्तार कर रही है और अलग अलग एयरलाइन कंपनियों ने 1400 से ज्यादा नए विमानों का ऑर्डर दिया है। ग्लोबल सप्लाई चेन में व्यवधानों के कारण विमानों की आपूर्ति प्रभावित होने से एयरलाइंस छोटी अवधि के पट्टे पर भी हवाई जहाज ले रही हैं।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले सप्ताह के दौरान 3.51 अरब डॉलर बढ़कर 694.23 अरब डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह में कुल भंडार 438 अरब डॉलर घटकर 690 अरब डॉलर रह गया था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक विदेशी मुद्रा आस्तियां 1.686 अरब डॉलर बढ़कर 583.937 अरब डॉलर हो गईं। डॉलर के मुकाबले यूरो, पाउंड और येन जैसी मुद्राओं के उतार चढ़ाव का भी असर इसमें शामिल है। आरबीआई ने बताया कि पिछले सप्ताह के दौरान सोने का भंडार 1.766 अरब डॉलर बढ़कर 86.769 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई ने कहा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स 40 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.775 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा आईएमएफ में भारत की आरक्षित स्थिति भी 18 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.749 अरब डॉलर हो गई। टेस्ला ने सीईओ एलन मस्क के लिए $1 ट्रिलियन यानी 88 लाख करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज प्रस्तावित किया है। ये इतिहास का सबसे बड़ा कॉरपोरेट वेतन होगा। ये इस बात पर जोर देता है कि मस्क की कंपनी पर कितनी पकड़ है, क्योंकि ये कंपनी एक एआई और रोबोटिक्स पावर हाउस बनने की कोशिश कर रही है। मस्क ने कहा कि उन्हें कंपनी में और ज्यादा हिस्सेदारी की जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने अपने पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीएफओ ने 231 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की हेराफेरी की। कंपनी ने बताया कि यह हेराफेरी पिछले फाइनेंशियल ईयर के लाभ से तुलना करने पर सामने आई। गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज ने अस्वीकृत लेनदेन की प्रकृति के बारे में ज्यादा नहीं बताया, लेकिन मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि यह राइट ऑफ कंपनी के पूर्व सीएफओ के गबन करने से संबंधित है। सीएफओ को मई में हटा दिया गया था और अब पुलिस में केस दर्ज करवाया गया है। देश के 14 आयुध निर्माणी बोर्ड इकाइयों को अक्टूबर 2021 में 7 डिफेंस पीएसयू में पुनर्गठित करने के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। रक्षा मंत्री के कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बदलाव को दर्शाने वाला चार्ट साझा किया। इसमें बताया गया है कि 2019-20 में 2,844 करोड़ रुपए के घाटे से वित्त वर्ष 2025 में 1,625 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया गया। सरकार ने एक अहम सुधार के तहत 2021 में 200 साल पुराने ओएफबी को रिस्ट्रक्चर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इनमें 41 गोला बारूद और रक्षा उत्पादन करने वाले कारखाने शामिल हैं। जीएसटी दर में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने के लिए टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और महिंद्रा सहित अन्य कंपनियां 22 सितंबर से वाहनों की कीमतों में कटौती करेंगी। टाटा मोटर्स ने कहा कि वो 22 सितंबर से जीएसटी 2 लागू होने के बाद यात्री वाहनों की कीमतों में 75,000 से लेकर 1,55,000 रुपए तक की कटौती करेगी। कंपनी ने कहा कि हमारा मकसद ग्राहकों को जीएसटी की दर में कमी का फायदा देना है। इसके तहत टाटा मोटर्स की छोटी कार टियागो के दाम 75 रुपए, टिगोर के 80,000 और अल्ट्रोज के दाम 1,10,000 रुपए घट जाएंगे। कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच की कीमत में 85,000 रुपए और नेक्सॉन की कीमत में 1,55,000 रुपए की कमी आएगी। मीडियम लेवल के मॉडल कर्व की कीमत में भी 65,000 रुपए की कटौती होगी। प्रीमियम एसयूवी हैरियर और सफारी की कीमतों में भी 1,40,000 और 1,45,000 रुपए की कमी आएगी। मारुति सुजुकी इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कहा कि वे वाहनों की कीमतें घटाकर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देंगी। ये थे कॉरपोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram,